नागवंशी शासन व्यवस्था। और इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात ही यही है कि इसकी नींव किसी क्रांति या कब्जे पर नहीं, बल्कि सत्ता के एक बेहद शांतिपूर्ण हस्तांतरण पर रखी गई थी। ये अपने आप में एक अनोखी राजनीतिक घटना है। तो चलिए सीधे इसकी जड़ों में चलते हैं, जहां से सब शुरू हुआ। कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे से, और उसके जन्म की कथा किसी लोक कथा से कम नहीं है। पहले राजा फणी मुकुट राय। कहा जाता है कि वे पुंडरीक नाग और वाराणसी की एक ब्राह्मण कन्या पार्वती के पुत्र थे। जब उनके माता पिता जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे तो पिठोरिया नाम की एक जगह पर उनका जन्म हुआ। और यहीं से कहानी में एक असाधारण मोड़ आता है। जन्म के तुरंत बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया। पिता, जो कि स्वयं एक नाग थे, वो बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, तो उन्होंने अपना विशाल फन फैलाकर उस नवजात शिशु पर छांव कर दी ताकि सूरज की तपिश उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। जरा सोचिए वो दृश्य, जंगल में एक बच्चा और उसकी रक्षा करता एक विशाल नाग। ये तो सच में किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। फिर क्या हुआ? किसी ने उन्हें देखा? हाँ, इस अविश्वसनीय दृश्य को एक साकल द्वीपी ब्राह्मण ने देखा। वो हैरान रह गए और फौरन उस इलाके के सबसे सम्मानित व्यक्ति मदरा मुंडा के पास पहुंचे, जो मुंडाओं के प्रमुख थे। जब मदरा मुंडा ने खुद आके ये देखा तो वो समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसका पालन पोषण अपने बेटे की तरह किया। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब एक मुंडा प्रमुख ने एक नाग कुल के बच्चे को पाला, लेकिन सिर्फ इस दैवी घटना के आधार पर उन्हें राजा तो नहीं बना दिया गया होगा। मेरा मतलब है, मुंडा समाज ने इसे कैसे स्वीकार किया? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मदरा मुंडा ने कोई तानाशाही फैसला नहीं लिया। उन्होंने उस वक्त की एक तरह से लोकतांत्रिक भावना का सम्मान किया। जब फनी मुकुट राय बड़े हुए और उनकी योग्यता सबने देखी, तो मदरा मुंडा ने सभी मानकियों यानी अलग अलग पढ़ा या कई गांवों के समूह के जो प्रमुख थे, उनकी एक सभा बुलाई। और उस सभा में सबकी सलाह और सहमति से लगभग 64 ईस्वी में ये तय हुआ कि मुंडा राज का उत्तराधिकारी फनी मुकुट राय को बनाया जाएगा। तो ये एक तरह का चुनाव था, विरासत में मिली गद्दी नहीं। आप बिल्कुल कह सकते हैं, ये योग्यता और सबकी सहमति पर आधारित एक चयन था। फणी मुकुट राय ने फिर अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाया और वहां एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया। और यहीं से नागवंश की लगभग 2000 साल लंबी कहानी शुरू होती है। अच्छा, जब भी कोई नया वंश सत्ता में आता है तो सबसे पहले वो पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंकता है, अपनी नई व्यवस्था लागू करता है। क्या नागवंशियों ने भी आते ही मुंडाओं की पढ़ाव व्यवस्था को खत्म कर दिया था? और यहीं पर नागवंशी शासन की सबसे बड़ी खासियत सामने आती है। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। फणी मुकुट राय ने पढ़ा व्यवस्था को खत्म करने के बजाय उसे और मजबूत किया और उसका विस्तार किया। प्रशासन का तरीका, जमीन से जुड़े नियम, सामाजिक व्यवस्था, सब कुछ वैसा ही चलता रहा जैसा मुंडाओं के समय में था। रुकिए, ये तो बहुत ही अजीब बात है। सत्ता बदल गई, राजा बदल गया, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि शुरुआती नागवंशी शासन की सोच ही अलग थी। ये सिर्फ टैक्स न होने की बात नहीं है, ये राज्य की परिभाषा का ही फर्क है। मुगलों या बाद में अंग्रेज के लिए राज्य का मतलब था राजस्व, नियंत्रण और शक्ति का प्रदर्शन। लेकिन शुरुआती नागवंशियों के लिए राज्य का मतलब था सामुदायिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना। उनका मुख्य काम बाहरी हमलों से अपने लोगों को बचाना था, ना कि उनसे पैसा वसूलना। वाह, मतलब एक ऐसा राज जहां प्रजा को राजा को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये तो एक आदर्श समाज जैसा लगता है। लेकिन मुझे शक है कि यह हमेशा ऐसे ही चला होगा। बाहरी दुनिया की नजर इस पर जरूर पड़ी होगी। आपका शक बिल्कुल सही है। ये व्यवस्था सदियों तक तो चली, लेकिन हमेशा नहीं चल सकी। कहानी में असली मोड़ तब आया जब इस शांत इलाके पर मुगलों की नजर पड़ी। 1585 के आसपास मुगल इस क्षेत्र में दखल देने लगे। उन्होंने यहाँ के राजाओं से एक नई चीज की मांग शुरू की, नजराना या पेशकश। नजराना? अच्छा, ये मालगुजारी या टैक्स से कैसे अलग था? एक तरह का तोहफा था जो यहाँ के राजा अपनी मर्जी से मुगल बादशाह या उनके सूबेदारों को देते थे, ताकि वो उनके राज में दखल ना दें। ये कोई नियमित कर नहीं था, मतलब कभी दे दिया कभी नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे मुगलों ने इस पेशकश को अपना हक समझना शुरू कर दिया। वो इसे मालगुजारी कहने लगे
और इसकी नियमित मांग करने लगे। और यहीं से नागवंशी राजाओं के लिए मुश्किलें शुरू हो गई होंगी। जिस राजा ने कभी अपनी प्रजा से एक पैसा नहीं लिया, वो मुगलों को नियमित कर कहां से देता? बिल्कुल, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उनके पास तो कर वसूलने का कोई सिस्टम, कोई विभाग ही नहीं था। वो अपनी प्रजा से पैसा मांगे भी तो कैसे? और इसी कश्मकश का नतीजा था 1616 की वो ऐतिहासिक घटना, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कर न चुका पाने की वजह से छोटा नागपुर के महाराजा दुर्जन साल को मुगल बादशाह जहांगीर के हुक्म पर गिरफ्तार कर लिया गया। किले में कैद रखा गया। ये तो किसी की पूरी जवानी होती है, एक ऐसी गलती के लिए जो उनकी व्यवस्था में गलती थी ही नहीं। ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण लगता है। ये उस व्यवस्था पर एक गहरा आघात था। जरा सोचिए, उन 12 सालों में दुर्जन साल ने क्या देखा होगा। वो ग्वालियर के किले में थे, जहां उन्होंने मुगल दरबार की शानो शौकत, उनका प्रशासन और उनकी राजस्व प्रणाली को बहुत करीब से देखा होगा। उन्होंने समझा होगा कि सत्ता चलाने के लिए पैसा और एक नियमित टैक्स सिस्टम कितना जरूरी है। कम से कम मुगलों की दुनिया में तो है ही। तो क्या जब वो 12 साल बाद छूटे तो एक बदले हुए इंसान के तौर पर वापस आए? और उनकी रिहाई हुई कैसे? उन्हें एक शर्त पे रिहा किया गया। शर्त ये थी कि वो मुगलों को 6,000 रुपए सालाना कर देंगे। अब राजा दुर्जन साल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें पता था कि अगर ये कर नहीं चुकाया तो मुगल फिर हमला करेंगे। इसलिए कैद से लौटकर उन्हें मजबूरन वो करना पड़ा जो नागवंशी राजाओं ने सदियों से नहीं किया था, अपनी ही प्रजा से नियमित कर वसूलना। तो यहीं से वो व्यवस्था टूटनी शुरू हुई जो आपसी सहयोग पर बनी थी। हाँ, यहीं से उस व्यवस्था में दरार पड़नी शुरू हो गई। राजा ने कर वसूलने के लिए पहले तो पुरानी व्यवस्था का ही सहारा लेने की कोशिश की। उन्होंने पढ़ा के प्रमुखों यानी मानकियों को भूइंहार का खिताब दिया और उन्हें अपने अपने इलाके से मालगुजारी वसूलने का काम सौंपा। सोचा ये गया कि क्योंकि ये लोग समाज के पुराने नेता हैं तो जनता इनकी बात मानेगी। लेकिन एक मिनट, ये तो अजीब बात है। राजा ने मानकियों को ही काम क्यों नहीं दिया? वो तो पहले से ही व्यवस्था का हिस्सा थे। अपने नए लोग यानी जागीरदार लाने की क्या जरूरत पड़ गई? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हुआ ये कि मानकी या भूइंहार वो राजा से ज्यादा अपनी जमीन और अपने लोगों के प्रति वफादार थे। वो कर वसूलने में उतनी सख्ती नहीं बरतते थे जितनी राजा को जरूरत थी। तो राजा को लगा कि ये लोग पूरी तरह से उनके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने अपने वफादार लोगों और रिश्तेदारों को जमीनें देनी शुरू कर दी, जिन्हें जागीर कहा गया। अच्छा। इन नए जागीरदारों का सिर्फ एक काम था, राजा के लिए कर वसूलना और राजा के प्रति वफादार रहना। ये सीधे राजा को जवाब देते थे। इस एक कदम ने सदियों पुरानी पढ़ा व्यवस्था की कमर तोड़ दी। अब भूइंहार और मानकी कमजोर हो गए। शासन का केंद्र अब गांव या पढ़ा नहीं रहा, बल्कि राजा और उसके जागीरदार बन गए। तो मुगलों ने अनजाने में ही सही एक ऐसी प्रक्रिया शुरू कर दी जिसने एक सामुदायिक व्यवस्था को एक राजस्व आधारित सामंती व्यवस्था में बदल दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मुगलों के बाद अंग्रेज आए। 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली तो झारखंड का ये इलाका भी उनके हिस्से में आ गया। हाँ, और अंग्रेजों का नजरिया तो मुगलों से भी बिल्कुल अलग था। मुगल फिर भी कभी कभार मिलने वाले नजराने से काम चला लेते थे, लेकिन अंग्रेज हर चीज को कागज पर बही खातों में दर्ज करना चाहते थे। उन्हें एक स्थायी और नियमित टैक्स सिस्टम चाहिए था। उन्हें इस कभी दिया कभी नहीं दिया वाली व्यवस्था से सख्त चिढ़ थी। और इसी कोशिश में उन्होंने 1773 में एसजी विटली को इस इलाके का पहला सिविल कलेक्टर बनाकर भेजा होगा। बिल्कुल। जरा उस बेचारे अंग्रेज अफसर की हालत सोचिए। वो बंगाल से आया है, जहां सब कुछ खाता बही और टैक्स की रसीदों पर चलता है। वो छोटा नागपुर पहुंचकर पूछता है, तुम्हारा राजस्व विभाग कहाँ है? और लोग बस उसे घूरकर देखते रह जाते होंगे, क्योंकि यहाँ कोई विभाग था ही नहीं। ये सांस्कृतिक और प्रशासनिक अंतर दशकों तक टकराव की सबसे बड़ी वजह बना रहा। तो अंग्रेजों को भी यहाँ कर वसूलने में काफी मुश्किलें आईं। बहुत ज्यादा। यहाँ के लोग राजा को अपना संरक्षक मानते थे, मालिक नहीं। वो अपनी मर्जी से राजा को कोई भेंट दे सकते थे, लेकिन एक बाहरी कलेक्टर को हर साल तयशुदा लगान देने की बात उनके गले नहीं उतरी। अंग्रेजों ने कई तरीके अपनाए, पर उन्हें पूरी सफलता नहीं मिली।
और जब अंग्रेज किसी चीज में नाकाम होते थे तो वो कोई नया और सख्त कानून लेकर आते थे। और वो कानून था 1793 का स्थायी बंदोबस्ती यानी परमानेंट सेटलमेंट। बस यहीं पर आकर सदियों पुरानी व्यवस्था की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये उस पारंपरिक व्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील थी। इस एक कानून ने नागवंशी राजाओं को राजा से घटाकर जमींदार बना दिया। अब वो शासक नहीं रहे बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के लिए लगान वसूलने वाले एजेंट बन गए। उनकी सारी प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां छीन ली गईं। इसका मतलब जो बची खुची मुंडा और नागवंशी राजव्यवस्था थी वो पूरी तरह समाप्त हो गई और उसकी जगह अंग्रेजी राजव्यवस्था ने ले ली। जो जागीरदारी प्रथा मुगलों के दबाव में शुरू हुई थी वो पूरी तरह से जमींदार प्रथा में बदल चुकी थी। हाँ, और सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि जमीन पर से समुदाय का हक खत्म हो गया और निजी मालिकाना हक की अवधारणा लागू हो गई, जो पूरी तरह से अंग्रेजी मॉडल पर थी। जिस जमीन को आदिवासी समुदाय अपनी मां समझता था, अब वो खरीदी और बेची जाने वाली एक चीज बन गई। ये पूरा सफर वाकई उतार चढ़ाव भरा रहा है। हमने पहले राजा फणिमुकुट से शुरुआत की। ये वंश तो बहुत लंबा चला। क्या हमारे पास इस वंश के अंतिम शासक के बारे में भी कोई जानकारी है? हाँ, हमारे स्रोतों में अंतिम नागवंशी महाराजा का भी जिक्र है, लाल चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव। उनका जीवनकाल 1931 से 2014 तक रहा। जब भारत आजाद हुआ और रियासतें खत्म हुईं, तो वे इस वंश के अंतिम औपचारिक शासक थे। दिलचस्प बात यह है कि उनका किरदार सिर्फ एक राजा तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने आजाद भारत की राजनीति में भी हिस्सा लिया। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि 1957 में वे रांची से निर्दलीय विधायक चुने गए और उस समय वो बिहार विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक थे। और ये तथ्य इस पूरी कहानी को बड़े खूबसूरत ढंग से आधुनिक समय से जोड़ता है। ये दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन राजवंश का औपचारिक अंत हुआ, लेकिन उसके वंशज एक नए लोकतांत्रिक भारत का हिस्सा बने। उन्होंने अपनी भूमिका बदली। ये एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि कैसे एक सामुदायिक सहयोग पर आधारित शासन व्यवस्था, जिसका लक्ष्य राजस्व वसूलना नहीं बल्कि व्यवस्था बनाए रखना था, बाहरी दबावों के कारण पूरी तरह बदल गई। पहले मुगलों ने उसे राजस्व देने पर मजबूर किया और फिर अंग्रेजों ने उसे पूरी तरह से अपने औपनिवेशिक राजस्व सिस्टम में मिला लिया। ये सिर्फ एक राजवंश के उठने और गिरने की कहानी नहीं है। ये झारखंड में जमीन, अधिकार और प्रशासन के बदलते रिश्तों की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे बाहरी हस्तक्षेप एक आत्मनिर्भर और पारंपरिक व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल सकता है। और अब आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि क्या उस शुरुआती नागवंशी मुंडा व्यवस्था से, जहां आम जनता पर कोई नियमित कर नहीं था और शासन सहयोग पर आधारित था, आज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई सबक सीखा जा सकता है? क्या हम आज के दौर में शासन में सहयोग और समुदाय की भागीदारी को फिर से जिंदा कर सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिए।